नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी संवैधानिक संस्थाओं वाली सीरीज का 7वां लेक्चर है। इसके बाद संवैधानिक संस्थाओं का एक लेक्चर और होगा जो कि जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी पर होगा। तो इन लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा संवैधानिक संस्थाओं वाला विषय कंप्लीट हो जाएगा। पहले 6 लेक्चर्स जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में अंतर, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज का जो लेक्चर है वो दो चीजों पर है, भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। इसके बाद केवल 2 लेक्चर बचेंगे, आपकी सभी संवैधानिक संस्थाओं वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम सांविधिक या गैर संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दिया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। भारत का महान्यायवादी, इंग्लिश में इसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य का महाधिवक्ता, इसे कहा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इस वीडियो को जरूरी नहीं है कि आप लोग पूरा सुने। मैं स्टार्टिंग के अंदर हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होते हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनना चाहते, आपके पास इतना समय नहीं है या आपका मन नहीं है, तो आप केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख सकते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी और भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 का पहला अध्याय जो है संघ की कार्यपालिका, उसमें आर्टिकल 76 याद रखना आपको, आर्टिकल 76 इसके अंदर भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। भाग 6 जो कि राज्यों से संबंधित है, उसका जो चैप्टर 2 है राज्य की कार्यपालिका, उसमें आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, तो आर्टिकल 165 को भी याद रखें। देखिए दूसरी चीज, भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का और राज्य का महाधिवक्ता राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा होता है। यह सवाल कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन दोनों का उल्लेख हमारे अध्याय और अध्याय 2 संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका में दिया है। तीसरा, भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। उसी प्रकार राज्य के महाधिवक्ता को राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार यह सवाल पूछा हुआ है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है। विकल्प में आपको भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार से मिलते हैं। तो याद रखिए भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। इसी के साथ ये भी देखिए, जो भारत का महाधिवक्ता है उसे भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी कहा जाता है। अब भारत के महान्यायवादी और भारत के महाधिवक्ता में अंतर क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे ही, लेकिन याद रखिए राज्य का महाधिवक्ता एक अलग बात होती है, उसे हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। लेकिन जो भारत का महाधिवक्ता होता है उसे कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दो हिंदी में एक जैसा लगता है लेकिन अंग्रेजी में अलग है। अंग्रेजी में भारत के महाधिवक्ता को कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। भारत के महान्यायवादी और भारत के महाधिवक्ता में अंतर क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो भी मंत्री परिषद सिफारिश करती है, यानी ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार अगर आपको भारत का महान्यायवादी बनना है तो आपके अंदर भी योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की, और राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हों ये जरूरी नहीं है, आप केवल वे योग्यताएं रखते हो तो आपको महान्यायवादी या महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। साथ में यह भी जानिए कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी और महाधिवक्ता आर्टिकल 76, 165 में ना तो उनके कार्यकाल का, ना ही उनके वेतन का, ना ही उनकी सेवा शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया।
इन्हें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात और राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है। पश्चात का मतलब होता है इच्छा पर, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा नहीं है, वास्तविक रूप से ये सरकार की इच्छा है, मंत्री परिषद की इच्छा है। भारत का महान्यायवादी अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देता है, राज्य का महाधिवक्ता अपना रेजिग्नेशन स्टेट के गवर्नर को देता है। भारत के महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। इसका मतलब ये होता है कि जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत के क्षेत्र में कोई भी न्यायालय में जाकर भारत सरकार की ओर से पक्ष रख सकता है। उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ ये जो आखिरी पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता विधायक नहीं होता, विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में, जहां दो सदन है वहां दोनों सदनों में, जहां एक सदन है वहां एक सदन में कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते, क्योंकि वोटिंग राइट्स केवल उसी सदन के उसी सदस्य को होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट भी काफी बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। याद रखिए कि महान्यायवादी या महाधिवक्ता सरकार का कोई पूर्णकालिक का मतलब निर्धारित समय के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट का वकील नहीं है। उस सरकार की कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, वो केवल सरकार का एक एडवाइजर है। महान्यायवादी भारत सरकार का सिफारिशकर्ता एक वकील, एक एडवाइजर है, सलाहकार है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का एडवाइजर है, राज्य सरकार का सलाहकार, वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता उन्हें अपनी निजी वकालत, निजी विधिक कार्यवाही करने से रोका नहीं जा सकता। वो चाहें तो अपनी निजी वकालत कर सकते हैं, हालांकि उनके ऊपर कुछ मर्यादाएं होती हैं जो कि हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक, तो इतना आपको जानना जरूरी है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत का महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, हम पढ़ चुके हैं। देखिए, विधि अधिकारी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है पद की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई। वो एक अधिनियम है, कानून है, नियमावली है। विधि अधिकारी नियम व शर्तें नियमावली उसमें 1987 में दी गई, और इस नियमावली में 3 अधिकारियों को विधिक अधिकारी माना गया। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता, 3 अधिकारियों को विधिक अधिकारी का दर्जा दिया हुआ है। संविधान में केवल भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। देखिए, उपरोक्त तीनों अधिकारियों में सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत का महान्यायवादी। अब विस्तार से पढ़ रहे हैं तो हम हमेशा आर्टिकल 76 को याद रखने हैं, लेकिन हमें 3 आर्टिकल याद रखने हैं। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति, कार्य व सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करता है, लेकिन आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105 उसका सब क्लॉज 4 उसके पद से संबंधित कुछ और बातों का उल्लेख भी करता है। वो क्या है? 76 जो आप पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का कार्य क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा? भारत सरकार को विधि विषयों पर सलाह देना, ऐसे कार्यों को करना जो राष्ट्रपति समय समय पर सौंपे या संविधान के द्वारा सौंपे गए। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करेगा और ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ये हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको आर्टिकल 76 बताना था, दिखाना था, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 सदन के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार देता है। देखिए, सामान्यतः संसद के सदस्य जो होते हैं वो अपने सदन की ही कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन जो मंत्री होते हैं या जो महान्यायवादी होता है, मंत्री तो चलो संसद के किसी सदन का सदस्य होता ही है, लेकिन अगर कोई लोकसभा से मंत्री है, मतलब लोकसभा का सदस्य और मंत्री है, वो राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट कहां डालेगा? केवल उस सदन में जिस सदन का वो सदस्य है। तो मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार
उन्हें केवल अपने ही सदन में होता है। लेकिन महान्यायवादी तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद वो संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होगा। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, संसदों की किसी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति में जिसका नाम सदस्य के रूप में है बोले, उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार की बात करता है। तो एक्चुअली इसके अंदर यह कहा गया है कि आर्टिकल 105 के अंदर संसद के अंदर सभी सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और संसद के अंदर जो अभिव्यक्ति की जाती है, जो भाषण दिया जाता है, उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं हो सकता। यह मुख्य बात है। और इसका चौथा पॉइंट यह कहता है कि जिन्हें भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का अधिकार है, चाहे वो संसद का सदस्य नहीं है, जैसे महान्यायवादी, उसे भी न्यायालय की कार्यवाही से छूट दी गई है। अगर महान्यायवादी संसद के सदन में कोई अभिव्यक्ति करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें 76 का पहला क्लॉज ये कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अर्थात महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। पदावधि या परिलब्धियां यानी कार्यकाल व वेतन भत्ते राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ये हमारे संविधान में लिखा है। तो संविधान में ना तो उसका कार्यकाल निश्चित है, ना ही उसके वेतन निश्चित है, ये राष्ट्रपति तय करता है। और राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या है? व्यवहारिक रूप में मंत्री परिषद की इच्छा। कार्य व दायित्व हमने आर्टिकल 76 में देखे थे। 76 क्लॉज 2, पहला, भारत सरकार को विधि के संबंध में, कानून के संबंध में सलाह देना, ऐसे मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं, और ऐसे कार्यों को करना जो संविधान या विधि के द्वारा समय समय पर उसे सौंपे जाए। अगर आपसे महान्यायवादी के कार्य 3 मार्क्स में पूछे जाएं तो यही 3 उत्तर आपको लिखने हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। ये उसने एक आदेश के द्वारा सौंप दिए। पहला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना, यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के एक वकील की ओर से पेश होना। दूसरा, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, यानी जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो राष्ट्रपति खुद नहीं जाता, वो महान्यायवादी की ओर से मांगता है। सरकार से संबंधित किसी भी मामलों में हाई कोर्ट में सुनवाई का अधिकार, यह हमने पढ़ा था 76 क्लॉज 3 में कि वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। शक्तियों के बारे में बात करें, शक्तियां 76 क्लॉज 3 में दी गई हैं। आप सभी जानते हैं महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में, जो कि 76(2) में हमने अभी पढ़े, भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी में न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी वो भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी न्यायालय के अंदर अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। ये दोनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 88, उसे संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या फिर संसद की किसी समिति का अगर वह सदस्य है उसकी कार्यवाही में भाग लेने, बोलने का अधिकार देता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 105 का क्लॉज 4 यही कहता है कि जो एक सांसद को विशेष अधिकार या छूट मिलती हैं तो वो महान्यायवादी को भी मिलेंगे। मर्यादाएं, क्योंकि मर्यादाएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि महान्यायवादी अपनी निजी वकालत कर सकता है तो उसके ऊपर कुछ मर्यादाएं रखी गई हैं। इन मर्यादाओं का उल्लेख आपके संविधान में ना होकर एक अधिनियम में है, जिसके बारे में हमने बात की थी, नियमावली के बारे में। पहला, भारत सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर महान्यायवादी से किसी विषय पर उसकी सलाह ली है तो उस मामले पर मुकदमा नहीं लड़ सकता जिसके अंदर वो पहले ही गवर्नमेंट को एडवाइस दे चुका है। इसके साथ साथ वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। सिविल मामलों में कर सकता है, लेकिन अगर वो आपराधिक मामलों में करना चाहता है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के वो आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
इसके साथ साथ वह न ही किसी कंपनी के डायरेक्टर के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता, यानी वो किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में एज ए डायरेक्टर के रूप में पद नहीं संभाल सकता। हाँ, नॉर्मल वकालत करना चाहे तो वो कर सकता। अब यह भारत का महाधिवक्ता। देखिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए कुछ और पदों की व्यवस्था की गई है, जैसे भारत का महाधिवक्ता, भारत का अपर महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधिक अधिकारी है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? महान्यायवादी को सहायता करना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो भारत का महान्यायवादी है वो संवैधानिक पद है, आर्टिकल 76 में दी है। लेकिन जो भारत का महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो संवैधानिक ना होकर केवल एक वैधानिक है। अब भारत का महाधिवक्ता कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का महाधिवक्ता का कार्य प्राय वही है कि वह विधिक मामलों में केंद्र सरकार को सलाह दे, न्यायालय में भारत सरकार की ओर से जाए, लेकिन वो मुख्य कार्य क्या है? भारत के महान्यायवादी को उसको सहायता दे। इसके साथ साथ ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटेन के महान्यायवादी और भारत के महान्यायवादी की तुलना करें, क्योंकि भारत के महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के ही महान्यायवादी के पद से प्रभावित है। लेकिन अंतर क्या है? ब्रिटेन में जो वहां का विधि मंत्री है, लॉ मिनिस्टर है, वही महान्यायवादी। लेकिन भारत के अंदर विधि मंत्री का पद अलग होता है, महान्यायवादी का पद अलग होता है। यानी ब्रिटेन में जो विधि मंत्री है वही महान्यायवादी है, लेकिन भारत में विधि मंत्री अलग होता है, महान्यायवादी अलग होता है। तो अब इसके बीच में काफी सारे अंतर हो जाते हैं। इसका मतलब पहला अंतर, भारत में महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, ब्रिटेन में महान्यायवादी संवैधानिक पद नहीं है। ब्रिटेन में विधि मंत्री ही महान्यायवादी होता है, भारत में विधि मंत्री और महान्यायवादी अलग अलग है। ब्रिटेन में विधि मंत्री संसद का सदस्य होता है, लेकिन भारत में महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। लेकिन नेहरू जी के काल में भी इस प्रकार की विचार रखा गया था कि महान्यायवादी के पद को विधि मंत्री के पद से मिला दिया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की स्वीकृति नहीं मिल पाई। तो ये था भारत का महान्यायवादी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ये सब भारत के महान्यायवादी रहे हैं। 4 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। सबसे पहले MC सीतलवाड़, ये भारत के पहले महान्यायवादी थे और उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। वर्तमान में के कौन है? के वेणुगोपाल। इसके साथ साथ सोली सोराबाजी, ये इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा और ये 2 बार बने, 7th और 11th। इसके साथ मिलन के बनर्जी, ये भी 2 बार बने, 9th और 12th। तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, कुल मिलाकर केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब केंद्र सरकार। हालांकि महान्यायवादी जब चाहे अपना इस्तीफा दे सकता है और सरकार भी जब चाहे इसे हटा सकती है। 1 महीने, 2 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, जब चाहे उसे हटा सकती है और इसे हटाने का कोई भी आधार नहीं होता। अब हम बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। काफी सारी चीजें एक समान है, बस आपको केवल याद रखना है तुलनात्मक रूप से। राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च। जैसे आर्टिकल 76 था वैसे आर्टिकल 165 है। जैसे ही आर्टिकल 88 था वैसे 177 है। जैसे आर्टिकल 105 का क्लॉज नंबर 4 था वैसे ही 194 का क्लॉज 4 है। देखिए, हालांकि 76 में 4 क्लॉजेज थे, लेकिन इसमें 3 क्लॉज हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का कार्य क्या होगा? राज्य सरकार को विधि विषयों पर सलाह देना, जो राज्यपाल तय करे उन विषयों पर सलाह देना, जो संविधान या विधि के द्वारा तय किए जाए उन विषयों पर सलाह देना। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है और ऐसा वेतन मिलता है जो राज्यपाल तय करे। सेम पॉइंट जैसा कि आर्टिकल 88 में आपने महान्यायवादी में पढ़ा था, उसी प्रकार महाधिवक्ता मंत्री विधान मंडल के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार उन्हें नहीं होता। मंत्री के बारे में याद रखिएगा, मंत्री संसद के दोनों सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों में जहां पर भी भाग ले सकता है कार्यवाही में, लेकिन मतदान करने का अधिकार कहां होगा? जिस सदन का वह सदस्य है। देखिए, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। यानी महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत का मतलब
राज्यपाल की इच्छा नहीं। राज्यपाल की इच्छा का मतलब है व्यवहारिक रूप से मंत्री परिषद की इच्छा। वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल खुद से नहीं तय करता, राज्य की सरकार तय करती। 3 कार्य, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल समय समय पर तय करे, या फिर ऐसे कार्य करना जो कि संविधान या किसी कानून के द्वारा उसे सौंपे जाए। शक्ति, राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में महाधिवक्ता राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। आर्टिकल 177 हम पढ़ चुके हैं कि महाधिवक्ता को विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। विधानमंडल की किसी समिति का अगर उसे सदस्य बनाया जाता है तो उसमें भी बोलने और कार्यवाही बैठने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार 194 ये कहता है जैसे सांसदों को कुछ विशेष अधिकार व छूट मिलती हैं, वैसे ही राज्य के महाधिवक्ता को भी कुछ विशेष अधिकार व छूट मिलती हैं जो कि एक विधायक को दी जाती। मर्यादाएं वही हैं। अगर राज्य सरकार ने किसी मामले पर सलाह ली है तो उस मामले में मुकदमा नहीं लड़ेगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं करेगा और किसी कंपनी में डायरेक्टर का पद स्वीकार नहीं करेगा। तो ये था महान्यायवादी और महाधिवक्ता। मेरा ये मानना है इसके अलावा आपसे महान्यायवादी और महाधिवक्ता में कुछ भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे। संवैधानिक संस्थाओं में अब केवल एक ही लेक्चर बचा है, वो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी। हम उसे कंप्लीट करेंगे। आज के हफ्ते में हमें केवल यही 4 लेक्चर पढ़ने थे। अगला जो भी शेड्यूल होगा वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।